Hello students, today we will discuss some commonly asked question in the exam for the subject MEE Maintenance of Electrical Equipments. So इसमें टोटल 5 चैप्टर है. पहला चैप्टर जो है आपका सेफ्टी एंड प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट जिसका वेटेज है 10 मार्क का. दूसरा जो चैप्टर है वो है मेंटेनेंस शेड्यूल, सेम इज़ फॉर 10 मार्क्स. तीसरा जो चैप्टर है टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रोटेटिंग मशीन, ये 20 मार्क का है. चौथा चैप्टर है टेस्टिंग एंड ट्रबल शूटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, ये भी 20 मार्क है. और पांचवा जो है मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन इंसुलेशन, ये 10 मार्क है. ये टोटल हो गए आपके 5 चैप्टर 70 मार्क्स के लिए. लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं 102 या 105 मार्क के, 1.5 टाइम्स ईच. सो हम देखते हैं कि एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. सो जो पहला चैप्टर है आपका वो है आपका सेफ्टी एंड प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स. सो इस पर कॉमनली आपको डेफिनेशन पूछी जा सकती है. सेफ्टी मीन्स व्हाट, हजार्ड मीन्स व्हाट, फॉर 2 मार्क्स. दूसरा जो क्वेश्चन आ सकता है कि स्टेट द फैक्टर ऑन विच द सीवियरिटी ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक डिपेंड्स, कौन कौन से फैक्टर है जिस पे इलेक्ट्रिक शॉक डिपेंड्स करता है. तीसरा जो आता है लिस्ट आउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर. चौथा जो आ सकता है उसमें स्टेट द नीड ऑफ अर्थिंग फॉर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट. उसके बाद में अर्थिंग जो रहती है कॉमनली 2 टाइप की रहती है, कि इंस्टॉलेशन अर्थिंग रहती है और सिस्टम अर्थिंग. तो उसका कंपैरिजन पूछा जा सकता है 4 मार्क के लिए. उसके बाद में आता है एक्सप्लेन द सीक्वेंस फॉलोड इन ऑपरेटिंग एनी वन टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर. सो जनरली जो फायर एक्सटिंग्विशर है तो उसमें कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर आप यूज़ करते हैं, दैट मे बी वाटर मिस्ट टाइप, कार्बन डाइऑक्साइड टाइप, ड्राई पाउडर टाइप और एनी वन, उसका सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन सबका एक ही है, पास. ओके. तो उसके बाद में जो क्वेश्चन आता है स्टेट द कॉजेस ऑफ फायर ड्यू टू इलेक्ट्रिकल रीज़न. उसके बाद में पूछा जा सकता है लिस्ट एनी 4 एक्टिविटीज़ दैट आर टू बी कैरिड आउट फॉर रेस्क्यूइंग द पर्सन हु रिसीव्ड द इलेक्ट्रिक शॉक. अगर किसी पर्सन को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो आप उसको कैसे रेस्क्यू कर सकते हैं, वो एक पूछा जा सकता है. इनलिस्ट एनी 4 प्रिकॉशन टू बी टेकन वाइल वर्किंग ऑन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन. राइट द इंटरनल कॉजेस ऑफ फेलियर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट. ये लगभग 10 क्वेश्चन है, इसमें से एटलीस्ट 4 या 5 क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं. ओके. एंड स्टेट द कॉजेस ऑफ फायर ड्यू टू इलेक्ट्रिकल रीज़न. ये हो गया आपका यूनिट नंबर 1. अब यूनिट नंबर 2 जो है मेंटेनेंस शेड्यूल, ये भी 10 मार्क का है. तो मेंटेनेंस जनरली 3 टाइप के रहते हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस एंड रूटीन मेंटेनेंस. सो मेंटेनेंस की डेफिनेशन क्या है वो पूछी जा सकती है 2 मार्क के लिए. बाद में क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन द नीड ऑफ मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ज़रूरत क्या है मेंटेनेंस की. ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है या 4 मार्क के लिए. स्टेट एनी 4 ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट. सो ये जनरली 4 मार्क के लिए पूछा जाता है. डिफाइन रूटीन मेंटेनेंस एंड ब्रेकडाउन मेंटेनेंस. इसका कभी कभी कंपैरिजन भी पूछते हैं, रूटीन मेंटेनेंस और ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में क्या डिफरेंस है. एक्सप्लेन प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है वो भी पूछ सकते हैं. जनरली a lot of students get confused between the preventive maintenance and predictive maintenance. Predictive maintenance means in which you are going to just predict the life of the parts of the equipment by doing some calculations or by doing some testing on the parts. So हर एक चीज़ की एक लाइफ रहती है, तो उसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं और उसको फेल होने के पहले ही रिप्लेस करते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस. उसके बाद में जो आता है कंपेयर डायरेक्ट टेस्ट एंड इनडायरेक्ट टेस्ट ऑन इलेक्ट्रिकल मशीन. ये 4 मार्क के लिए पूछा जाता है. स्टेट हाउ टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिकल मशीन ड्यूरिंग इट्स इनएक्टिविटी. अगर मशीन चालू नहीं है तो उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप फॉलो करनी है आपको. स्टेट द एक्सटर्नल कॉजेस ऑफ फेलियर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट. लिस्ट आउट 4 एक्टिविटीज़ दैट आर डन ड्यूरिंग द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ इंडक्शन मोटर. एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल. Prepare the preventive maintenance schedule for 3-phase induction motor over 1 year. List out the routine maintenance to be carried out on transformer as per IS 2026. List out the routine maintenance to be carried out on motor as per IS 900 1992. So ये क्वेश्चन है, इसमें से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं फ्रॉम चैप्टर नंबर 2. अब आता है चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4. इसको सबसे ज़्यादा वेटेज है 20-20 मार्क का, और एग्ज़ाम में हर चैप्टर पे 30 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. चैप्टर नंबर 3 पे लगभग
सो इसमें पहले तो टेस्टिंग जब करते हैं हम लोग रोटेटिंग मशीन, तो इसमें रोटेटिंग मशीन कौन कौन सी आती है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जो आती है, और स्क्विरल केज, उसके बाद में सिंक्रोनस मोटर, ये 4 इसमें कवर किए। तो टेस्टिंग करने के लिए वी नीड टू यूज़ सम टूल्स एंड सम इक्विपमेंट्स। सो मेंटेनेंस और टेस्टिंग के लिए टूल्स इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, तो उसका फंक्शन क्या है ये पूछा जा सकता है। सो फीलर गेज का क्या फंक्शन है, बेरिंग पुलर का फंक्शन क्या है, स्पिरिट लेवल का फंक्शन क्या है, ग्रोलर का फंक्शन क्या है, डायल इंडिकेटर, अर्थ टेस्टर, मेगर वगैरह। ऐसे दिस क्वेश्चन मे बी फॉर 2 मार्क, 4 मार्क और 6 मार्क। ओके, सो ये क्वेश्चन एक एग्जाम में आता है। दूसरा, एक्सप्लेन द with its circuit diagram the procedure to perform no load test on 3 phase induction motor। नो लोड टेस्ट कैसे परफॉर्म करती है उसकी डायग्राम के साथ में आपको एक्सप्लेन करना है, एंड यू हैव टू राइट डाउन द प्रोसीजर। दिस क्वेश्चन इज जनरली आस्क फॉर 4 मार्क्स। स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। इलेक्ट्रिकल मशीन का ऑब्जेक्टिव, टेस्टिंग क्यों करते हैं उसका ऑब्जेक्टिव पूछते हैं 4 मार्क के लिए या 2 मार्क के लिए भी। लिस्ट आउट 8 डिफरेंट टूल्स इज यूज इन इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस। तो जो ऊपर देखे हमने ये फीलर गॉज वगैरह, ये टूल जो है वो आप मेंशन कर सकते हैं, कोई भी टूल्स। दिस क्वेश्चन मे बी फॉर 4 मार्क्स। यू नीड टू सिंपली राइट डाउन द फंक्शन नेम्स एंड फंक्शन। उसके बाद में स्टेट टू इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स इन इलेक्ट्रिकल मशीन। अब जो मशीन आती है सिंगल फेज हो सकती है, 3 फेज हो सकती है, तो उसमें कौन कौन से फॉल्ट आ सकते हैं वो आपको लिखने हैं। स्टेट द इफेक्ट ऑफ मिसअलाइनमेंट ऑन डायरेक्ट कपल ड्राइव। रोटर का जो मिसअलाइनमेंट हो जाता है तो उसका इफेक्ट क्या होता है वो आपको लिखना है इसमें। स्टेट द टॉलरेंस लिमिट फॉर द फॉलोइंग। सो नो लोड करंट ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन ट्रांसफार्मर और स्पीड ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, ये 2 पैरामीटर्स दिए हैं, उस पर टॉलरेंस लिमिट कितनी होनी चाहिए वो पूछा जाता है। लिस्ट द डिफरेंट मेथड्स ऑफ टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। कौन कौन सी मेथड है जिससे हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को टेस्ट कर सकते हैं। प्रिपेयर द ट्रबल शूटिंग चार्ट फॉर सिंगल फेज एंड 3 फेज इंडक्शन मोटर। इसमें से किसी एक के लिए पूछा जा सकता है एग्जाम में, 4 मार्क के लिए या 6 मार्क के लिए। उसके बाद में आते हैं इसमें डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर ब्लॉक रोटर टेस्ट टू बी कैरिड ऑन 3 फेज इंडक्शन मोटर विद डायग्राम। ब्लॉक रोटर टेस्ट की प्रोसीजर, उसकी डायग्राम बनानी है, उसकी प्रोसीजर एक्सप्लेन करनी है। एक्सप्लेन विद डायग्राम द ओपन सर्किट वोल्टेज रेशियो टेस्ट ऑन 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ओके, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में क्या करते हैं हम लोग कि ओपन सर्किट यानी रोटर की जो साइड रहती है उसको कुछ कनेक्ट नहीं करते, एंड वी आर सिंपली गिविंग सप्लाई टू द स्टेटर एंड वी आर गोइंग टू मेजर द वोल्टेज ऑन रोटर टर्मिनल, सो फॉर फाइंडिंग आउट द वोल्टेज रेशियो। सो वो एक्सप्लेन करना है आपको। डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर ब्रेक लोड टेस्ट टू बी कैरिड आउट ऑन 3 फेज इंडक्शन मोटर। एक्सप्लेन द नीड एंड स्टेप टू कंडक्ट द reduced वोल्टेज रनिंग अप टेस्ट ऑन 3 फेज इंडक्शन मोटर। एक्सप्लेन मॉइस्चर प्रूफनेस टेस्ट कंडक्टेड ऑन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ ओपन सर्किट वोल्टेज रेशियो टेस्ट ऑन 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, ये रिपीट हो गया शायद। स्टेट द फैक्टर्स इन्वॉल्व इन डिजाइनिंग द मशीन फाउंडेशन। अब ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आता ही है फाउंडेशन का, कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, एक चैप्टर नंबर 3 पे, एक चैप्टर नंबर 4 पे आ सकता है। सो मशीन या ट्रांसफॉर्मर, उसके लिए फाउंडेशन ज़रूरी है, तो उसके लिए कौन कौन से फैक्टर में कंसिडर करने चाहिए। सो मोस्टली द फैक्टर्स आर सेम फैक्टर्स you can write for transformer as well as motor. Only what happen in case of motor, the vibration may be more, so we need to take care of that one. उसके बाद में explain with neat diagram the procedure to perform no load and block rotor test on single phase motor। से कभी कभी 6 मार्क के लिए पूछा जाता है क्वेश्चन, तो उसमें दोनों पूछते हैं, नो लोड भी पूछते हैं और ब्लॉक रोटर टेस्ट भी पूछते हैं। Explain with diagram the synchronous impedance method of finding the regulation of alternator, and explain overspeed test of synchronous motor और insulation resistance test of synchronous motor। So ये हो गए आपके questions that may be asked on chapter number 3 in exam। अब जाता है आपका चैप्टर नंबर 4 टेस्टिंग एंड ट्रबल शूटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। इसका भी वेटेज 20 मार्क का है, 30 मार्क के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे इस पे। तो पहला क्वेश्चन जो हो सकता है वो है डिस्क्राइब ओपन सर्किट टेस्ट टू बी कैरिड आउट ऑन ट्रांसफार्मर। सो द रेटिंग में भी चेंज, 1 kVA दिया है, शायद 2 kVA, 4 kVA हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसमें। सो ओपन सर्किट टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं, एक क्वेश्चन तो रहता ही है। प्रिपेयर द ट्रबल शूटिंग चार्ट, कुछ प्रोबेबल रीजंस दिए, कुछ ट्रबल्स दिए होंगे आपको, एंड यू नीड टू फाइंड आउट द प्रोबेबल रीजन एंड रेमेडीज फॉर दैट वन। सो यहाँ पे नो लोड वोल्टेज आ रहा है, नो आउटपुट वोल्टेज और ट्रांसफार्मर ऑयल हो हीट, तो उसके लिए रीजंस क्या हो सकते हैं।
Draw the neat diagram for foundation of the foundation used for floor mounted transformer. Explain the troubleshooting chart for three-phase transformer. Again, they have given some problems and you need to find give the solutions for that one, reasons उसके और उसके ऊपर रेमेडीज क्या आनी चाहिए. Explain the separate source voltage with 10 test on transformer. ये भी टेस्ट काफ़ी बार पूछी जाती है. एक्सप्लेन नीट डायग्राम एंड एक्सप्रेशन ओपन डेल्टा मेथड ऑफ टेस्टिंग द ट्रांसफॉर्मर. ये शायद पिछले साल ही पूछा गया था क्वेश्चन एग्जाम में और उसके पहले भी एक दो बार पूछा है प्रीवियस कोड पे. ओके. एक्सप्लेन विथ नीट डायग्राम द इम्पल्स टेस्ट ऑन पावर ट्रांसफॉर्मर. लिस्ट आउट द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फॉल्ट्स इन ट्रांसफॉर्मर. लिस्ट आउट इंटरनल एक्सटर्नल कॉजेस ऑफ फेलियर ऑफ ट्रांसफॉर्मर. प्रिपेयर द ट्रबल शूटिंग चार्ट. अगेन ट्रबल शूटिंग का तो एक क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में. ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है. बैक टू बैक टेस्ट ऑन सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर विथ नीट डायग्राम. सो दीज आर सम क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 4. अब चैप्टर नंबर 5 जो आता है आपका मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन इंसुलेशन. तो इस पर सबसे पहले इंसुलेशन की डेफिनेशन पूछा. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंसुलेशंस दैट मे बी आस्क्ड. ओके. ड्रॉ एंड एक्सप्लेन वैक्यूम इंटीग्रेशन मेथड ऑफ वार्निशिंग. ये पूछते हैं 4 मार्क के लिए. गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल. इंसुलेटिंग मटेरियल की क्लासिफिकेशन पूछते हैं एज पर स्टैंडर्ड 1271 1985 विद द मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर एंड एग्जाम्पल ऑफ टूल. सो ये क्वेश्चन 5 या 6 में आ सकता है 6 मार्क के लिए. डिफाइन पोलराइजेशन इंडेक्स. ये 2 मार्क के लिए पोलराइजेशन इंडेक्स की डेफिनेशन पूछ सकते हैं. स्टेट इट्स वैल्यू फॉर क्लास ए एंड क्लास बी इंसुलेटिंग मटेरियल. लीच द एजेंट विच कॉन्टेमिनेट द इंसुलेटिंग ऑयल. सो ये 2 मार्क के लिए 4 मार्क के लिए पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन. डिफाइन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ट्रांसफॉर्मर. Okay, and state its value for new transformer oil. Sometimes the question may be define dielectric strength of transformer and explain the procedure to find out the breakdown और BDV जो होते हैं breakdown voltage test कैसे perform करते हैं, प्रोसीजर पूछती है 4 मार्क के लिए. List the different types of different method of drying of insulation. Explain any one in detail. अलग अलग मेथड जो रहती है इंटरनल हीटिंग एंड एक्सटर्नल हीटिंग, तो कौन कौन सी मेथड है इंसुलेशन ट्राई करने की, उसमें से कोई भी आपको एक एक्सप्लेन करनी होती है. स्टेट द क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल एज पर IS 8504 1994. सो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में. दैट मे बी फॉर 6 मार्क और 4 मार्क्स. स्टेट द फैक्टर अफेक्टिंग द लाइफ ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल. कौन कौन से फैक्टर पे लाइफ इंसुलेटिंग मटेरियल की लाइफ डिपेंड करती है वो भी पूछते हैं. स्टेट एंड एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसफॉर्मर ऑयल. सो ये क्वेश्चन जो है एंड मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर ऑयल, ये लगभग 4 या 6 मार्क के लिए पूछा जाता है क्वेश्चन. बिकॉज इसमें थोड़ी डायग्राम इज समवॉट लेंदी, बड़ी डायग्राम है, तो ये नॉर्मली 6 मार्क या 4 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है. सो ऑल दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम योर ऑल द चैप्टर्स 1 to 5. And out of this chapter, I think at least 70 to 80% questions may be asked in the exam. Okay, so best luck.